Assalamu alaikum everybody. Welcome to DK Study Hub. Hope you're doing well. Yesterday we've discussed about a very interesting topic which is called budget line or price line and its effects. So we have discussed price line and budget line briefly and how it works in different effects. After that, we have discussed second topic, which is called consumer equilibrium under different effects. So we have discussed these effects, three C effects, yesterday, but and now today we're gonna talk about two or three more new effects of consumer equilibrium. So I skipped like we've discussed from like effect in case of good why it is an inferior good. Let's discuss the new topic. Okay, the price effect. Price price equals to income plus substitution effect. Okay, this is a new effect of and it lies in the consumer equilibrium. So yeah, let's go. Let's begin. So लास्ट टॉपिक के अंदर जैसा हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर और बजट लाइन क्या होता है और ये हमारी बजट लाइन को शो करता है एंड देन हम लोग के गुड्स की प्राइसेस चेंज हो रही थी या फिर हमारे गुड्स इंफीरियर या सुपीरियर हो रहे थे तो उससे हमारे क्या इफेक्ट पड़ रहा था सेटिस्फेक्शन और कर्ज को किस तरफ जा रहा था। हमने बात की थी नॉर्मल गुड्स की, हमने बात की थी सुपीरियर गुड्स की और हमने बात की थी इंफीरियर गुड्स की। तो आज हम बात करेंगे कि प्राइस इफेक्ट जो है वो इनकम प्राइस इक्वल्स टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे पहले भी मैं आपको ये मैंने वर्बली डिफाइन कर दिया था, अब हम इसको यहाँ लिखी हुई है तो वो भी देख लेते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जो कि हमारे नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं which quantity demanded by a consumer rises when the rise of consumer income। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी मैंने एग्जांपल्स भी आपको दी थी। तो डेट इज कॉल्ड हमारे नॉर्मल गुड्स। उसके बाद जो है हमारे जो नॉर्मल गुड्स के अंदर जैसे हमारी डेली लाइफ रूटीन की क्लॉथिंग एंड वट एवर क्लॉथिंग ब्रांड या कुछ और हमारी इनकम बढ़ती है तो हम किसी अच्छे क्लॉथिंग ब्रांड या फिर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स, मतलब वो होते नॉर्मली हैं। अब अगर जैसे हम कोई लो कैटेगरी या फिर एक मीडियोकर लेवल का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि शैम्पूज हो गए, हम लोग जैसे कोई लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली एंड जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमने क्या किया कि हमारी इनकम इंक्रीज हुई है तो हमने नॉर्मल गुड को और हम लोग दूसरी चीज़ की तरफ ले गए, मतलब हम लोग किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ चले गए। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स के जैसे ही हमारी इंक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड्स भी इंक्रीज हो गए, यही यहाँ लिखा हुआ है। और नॉर्मल गुड्स की एग्जांपल ये मैं क्योंकि उर्दू में भी बता रही हूँ और इंग्लिश में यहाँ लिखा है, तो जिनको इंग्लिश में ओवरऑल देखना है वो यहाँ से देख सकते हैं। नॉर्मल गुड्स के अंदर फूड, स्टेपल फूड, क्लोथिंग एंड हाउस, हम लोग हाउस भी चेंज कर लेते हैं यूजुअली। तो इसका क्या इफेक्ट है हमारी प्राइस या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ये हमारी लाइन बनी हुई है, इसकी डायग्राम हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ देखते हैं ताकि फिर गड़बड़ ना हो, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। लास्ट ये हमारा उसी का पार्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने ये क्यों नहीं करवाया क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारी इस तरह की कर्व्स एंड लाइंस पढ़ी थी, फिर हमने बजट लाइन भी डिस्कस किया था। तो एक आपके दिमाग में एक मिक्स हो जाती सारी चीज़ें और सब ना, फिर वो आप लोगों को सही से समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आज जो है आपको ये अलग से ये वाला टॉपिक है, इसका जो पार्ट रह गया था वो मैं आपको समझाने ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। तो हमारी जो
explanation है वो क्या कहती है कि normal goods are those which the quantity demanded by consumer rises with the rise of consumer income and falls when the consumer income falls. In case of normal goods, both income and effect and the substitution. So yeah, um, हम कहाँ पे थे? सॉरी, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो गई थी. Consumer income and falls in where consumer income falls. In case of normal goods, both the income effect and substitution effect move in the same direction. When the price of the normal goods, say good X, good X is right here. मैं mention करना भूल गई. While the other thing remains same, consumer equilibrium will shift to right in indifference curve. तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट टू द राइट हो गया. IC1 एंड देन IC2. तो इंडिफरेंस कर्व वगैरह इसीलिए मैंने आपको क्लास के बिल्कुल फर्स्ट जो लेक्चर्स थे हमारे बेसिक इकोनॉमिक्स के, उसके अंदर मैंने बोला था कि ये सारी चीज़ें रिलेटेड है. तो अगर आपने एक टॉपिक को मिस किया तो फिर वो ओवरऑल पूरा टॉपिक ही आपका जाएगा. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देती हूँ, फिर देन जो है हम लोग इसको अलग से भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगी ताकि इजीली समझ आ जाए. तो दो दफ़ा जब हम पढ़ेंगे तो हमारे जहन में बैठ जाएगा. तो क्या हो रहा है, ये द शिफ्ट टू द higher difference curve and the consumer will be able to get more quantity goods of at the lower price. As has been shown in the diagram, the consumer initially in equilibrium at point R located at point R located on the difference curve K. और यहाँ जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बन रहे हैं उसका थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंस ऑफ IC1 यहाँ पे, और यहाँ IC2 के अंदर भी पॉइंट आर एंड दिस वन इज आर. और the price of the good X fall the consumer moves to the price S located on different curve IC2. यहाँ से हम लोग यहाँ इस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे जैसे प्राइस ऑफ द गुड जो है वो इंक्रीज होगी, सॉरी फॉल्स होगी. ठीक है. और because due to falls in the price in this budget line shift from AB to AD, the movement of consumer from R to S is showing price effect. The price effect is the net result of two distinct effects, substitution and income effect. तो ये क्या हो रहा है और ये क्या मतलब है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि नॉर्मल गुड्स की अभी बात हो रही है. तो नॉर्मल गुड्स में यूजुअली क्या होता है कि इनकम जैसे ही हमारी इंक्रीज होती है तो हमारी गुड्स की परचेजिंग पावर हमारी इंक्रीज होती है, तो फिर हम उस गुड्स को ज़्यादा परचेज करने शुरू कर देते हैं. ठीक है. और इसके अंदर क्या हो रहा है कि गुड्स अगर हमारी ये जो हमारी बजट लाइन थी, जब हमारी जो इनिशियल इनकम थी A to B थी, तो यहाँ पे हमारा IC1 कर्व बन रहा था. और ये जो जब दो चीजें, हमेशा याद रखिएगा, जब दो चीजें इंटरसेक्ट या कोलैब या इस टाइप का कुछ टच एक दूसरे से हो रही होती हैं, जैसे ये लाइन एंड ये वाला कर्व आप लोग देख रहे होंगे, तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट होता है. ये साइंस के अंदर और फिजिक्स वगैरह में भी हम लोगों ने, अगर आप लोगों का साइंस का बैकग्राउंड है तो उसमें भी यही होता है कि व्हेन एवर समथिंग इंटरसेक्ट और या कोई चीज एक दूसरे से इस तरह से टच होती है तो एक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाती है. तो इधर भी यही हो रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बना रही है यहाँ से. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे एक इनिशियल हमारे नॉर्मल गुड्स का इनकम थी, उसके ऊपर हमारी नॉर्मल गुड्स का IC1 ये वाला था. और उसके साथ क्या हुआ, जैसे ही हमारी गुड्स एक्स की प्राइस फॉल हुई तो हमने जो है वो पॉइंट आर आर से लेके पॉइंट एस पे चले गए. तो फुली आपको ये बात समझ आ रही होगी कि R to S क्यों गए, क्योंकि हमारी गुड
एक्स जो है वो नॉर्मल गुड है, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो नॉर्मल गुड हमें पता है कि जैसे ही प्राइस कम होगी तो हम परचेज करेंगे, और प्लस इनकम भी इंक्रीज हुई है तो हम लोग फिर उसकी तरफ जाएंगे। तो ए टू बी जो हमारा है वो शो, ए टू बी एंड ए टू डी इज शोइंग अ प्राइस इफेक्ट। मतलब ये जो आपको Q1 Q2 एंड Q3 दिख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे प्राइस इफेक्ट, जिसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और हमारा जो है वो दो डिफरेंट इनकम इफेक्ट हमें दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई है तो हमारा जो है वो हमारा शिफ्ट हुआ है बजट लाइन एंड प्राइस लाइन। और फिर हमने नया IC2 कर्व बनाया, हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला हमें। और यहाँ से टी से लेकर पॉइंट यहाँ एस तक पॉइंट, ये हमारा जो है वो आर से लेके एस तक, सॉरी, हमारा जो है वो ये बन रहा है एक वो हमारा प्राइस इफेक्ट, जिसके अंदर दोनों सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट शामिल है। देन हम लोग चलते हैं इसके सेकंड हेडिंग की तरफ, विच इज इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। inferior goods are those goods जो कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फीरियर गुड्स ऐसे लो कैटेगरी, या फिर हम कहेंगे एक ऐसे नॉर्मल, नॉर्मल तो नहीं, मतलब इस टाइप के गुड्स होते हैं कि जैसी हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो कोई ऐसा अनब्रांडेड आइटम हम लोग परचेज करना छोड़ देते हैं। मतलब पहले एक, अगर नॉर्मली एक ग्रिड बनाई जाए और देखा जाए, पहले हम लोग होते हैं इंफीरियर गुड के ऊपर। जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम लोग नॉर्मल गुड्स की तरफ जाते हैं, फिर देन और इंक्रीज होती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सुपीरियर गुड्स की तरफ चले जाते हैं। तो इंफीरियर गुड्स में क्या हो रहा है कि लेस इनकम है तो ये एक अनब्रांडेड चीज होती है। मतलब आप किसी भी लोकल जगह से एक स्टॉल या कहीं से भी आप खरीद लें कोई चीज जो कि बिल्कुल अनब्रांडेड है और जिसका कुछ अता पता नहीं है कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई है क्या है। मतलब बिल्कुल आप किसी आम तौर पे किसी भी संडे मार्केट टाइप जगहों से आप लोग खरीद लें तो वो एक अनब्रांडेड सा आइटम होगा, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड। और जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम लोग फिर स्विच करने लगेंगे ब्रांडेड आइटम पे। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ओल्डर प्रोडक्ट को हम लोग फिर उसकी सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएगी। तो अब हम डायग्राम से यही बात देख लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो गुड बाय हमारा है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारा गुड एक्स है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द इनकम इफेक्ट। हियर सब्स्टिट्यूशन आपको पता होगा क्योंकि मैंने इसलिए डिफाइन नहीं किया, मैंने शायद आप लोगों को काफ़ी दफ़ा सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग भी बताया और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका मतलब ये, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट, मतलब पहले हम अनब्रांडेड चीज ले रहे थे अब हम ब्रांडेड चीज ले रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हमने सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट चीज ले ली, वही चीज लेकिन अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अंदर और एक नॉन ब्रांडेड आइटम है। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन या ऑल्टरनेट चीज ढूंढ ली जब, तो यही बात यहाँ, दैट इज कॉल्ड इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और यही बात यहाँ पे हो रही है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में तो हम लोग सिर्फ जो है वो हमारी बजट लाइन चेंज होती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, पूरा ओवरऑल हम एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट परचेज करने लगता है, डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट। हिज एप्पल हैज बीन टेकन एज नॉर्मल गुड लैंड एंड ऑरेंज इज एन inferior गुड। तो एप्पल और ऑरेंज ये आप कंसीडर कर सकते हैं गुड एक्स एंड गुड वाई। ऑरेंज हमारा एक्स एक्सेस वाला गुड, एक्स को हम लोग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम इसको कह देते हैं ऑरेंज, और फिर वो हमारा ऑब्वियस हो जाएगा कि ये हमारा है एप्पल। तो यहाँ पे हम जो है वो है ऑरेंज को हम एज ए इंफीरियर गुड ले रहे हैं और नॉर्मल गुड किसको ले रहे हैं, एप्पल को है। ये रहा हमारा एप्पल, ये हमारा नॉर्मल गुड है वाई एक्सिस के ऊपर। अच्छा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा देख लेते हैं। those goods fall out of
favor as income and the economy improve as a consumer begin buying more costly substitute instead of हमारा गुड एक्स ऑलरेडी हमें पता है कि गुड एक्स या ऑरेंज जो है हमारा वो है हमारा इंफीरियर गुड है। तो हम लोगों को जैसे ही हमें हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली हम लोग जो है वो एप्पल की तरफ जाएंगे। तो इसलिए हमारा कर्व जो है ऊपर उठा हुआ है क्योंकि हमारा जो है मोस्टली जो हमारा ध्यान या कंसंट्रेशन है वो गुड वाई पे या एप्पल पे है। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ हम लोग जो है जैसे ही हमारी गुड एक्स की प्राइस फॉल होगी तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही हमारी गुड बाय की प्राइस चेंज होगी तो हमें जो हम लोग जो है वो फॉरेनर्स को परचेज करेंगे। और इनकम जैसे ही इंक्रीज होगी तो हम लोग जो है वो ज़्यादा एप्पल्स खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ ऑरेंजेस क्योंकि ऑरेंज जो है हमारा इन्फीरियर गुड मतलब हम लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते। ड्यू टू हमारा लो बजट हम लोग ऑरेंज परचेज कर रहे थे लेकिन हमारी जैसी इनकम इंक्रीज हुई तो हमने एप्पल की तरफ शिफ्टिंग कर ली। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे बना, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बना। एंड एस ई यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना बड़ा गैप है और आई ही का छोटा सा गैप है इनकम इफेक्ट क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी इनकम का इफेक्ट है ये जो शिफ्टिंग हो रही है। और ये हमारा पूरा जो है वो एस सी इफेक्ट और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं मतलब इनकम का क्या इफेक्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया है इनकम में दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया है वह दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और यहाँ से हमारे एक नया AC2 कर्व बना एंड डिफरेंस कर्व जो कि थोड़ा पोर्ट्स बना है क्योंकि जो है वो हम लोगों का गुड वाई जो है वो नॉर्मल गुड था। और अगर हमारा बाकी देखा जाए एक्सप्लेनेशन वो भी देख लेते हैं हम लोग ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इन्फीरियर गुड के अंदर फिर हमारी एक एग्जांपल है वी हैव लेस इनकम एंड बजट वी विल बाय अनब्रांडेड आइटम्स एज यूजुअल but after increasing the income we switch to the branded items and the older product as has decreases satisfaction। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे भी और मैं भी आपको यही बताया कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमने ब्रांडेड की तरफ स्विचिंग कर ली। तो यहाँ पे भी कुछ यही हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारा गुड वाई जो है एक हमारा नॉर्मल या ब्रांडेड आइटम है और गुड एक्स जो है हमारे अनब्रांडेड है। तो जैसे ही हमारी इनकम या बजट इंक्रीज है तो हम लोग ब्रांडेड या अपने नॉर्मल गुड की तरफ शिफ्ट हो गए। तो दैट इज कॉल्ड हमारा इंफीरियर गुड का इफेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं गिफ्ट गुड्स। सबसे पहले तो ये हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स आर नीदर लग्जरी प्रोडक्ट्स नॉर नॉर्मल प्रोडक्ट्स मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है गिफ्ट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि नेसेसिटीज होती हैं जिनके बगैर हम रह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल हो गया हमारा या मेडिसिन या ड्रग्स भी जिसे कहते हैं या फिर हमारी ये रोज़मर्रा के जो वीट या फिर राइस या फिर इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। या पानी हो गया ड्रिंकिंग वाटर हो गया तो इनके बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो हाँ इसके अंदर क्या होता है कि चाहे प्राइस अप हो रही हो या डाउन हो रही हो हमारा जो है वो गिफ्ट गुड्स का जो हमारी डिमांड है वो रिमेन्स सेम क्योंकि हम लोगों की ये नेसेसिटी है। तो ये हमारा गिफ्ट गुड्स का कॉन्सेप्ट है कि लो इनकम हो या फिर हाई इनकम हो हम लोग ये परचेज करते ही करते हैं क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी होती है। जैसे पेट्रोल हो गया चाहे हम लोगों के पास बहुत लिमिटेड इनकम हो ले और प्राइस बहुत हाई चली जाए पेट्रोलियम की लेकिन ये गैस की तो फिर भी हम उसको परचेज करेंगे क्योंकि वो हमारे गिफ्ट गुड्स या नेसेसिटीज हैं। और अब इसकी डायग्राम और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनकम इफेक्ट इज stronger than substitution effect. Suppose a consumer with certain given price B, this one
एंड सिचुएशन इनिशियली इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एस। तो यहाँ हमारा नॉर्मली इनिशियली जो हमारी इनिशियल इनकम है उस पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एस बना है। देन फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स की प्राइस जो है वो फॉल हुई है। ही मूव्स टू द पॉइंट आर लोकेटेड एट इंडिफरेंस कर्व IC2। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको अवॉइड कीजिएगा। IC2 द बजट लाइन इज AC हो गई हमारी बजट लाइन। गुड एक्स पर हमारी जब फॉल्स किया तो हमारी AP to AC चली गई। एंड with a fall in the price on new budget, a consumer line shifts from AB to AC, and the consumer reduces consumption of from good X from टाइपिंग मिस्टेक हुई भी है यहाँ पे। वेट अ सेकंड, मैं ऐसा सही कर दूँ। इनिशियली अटेन इक्विलिब्रियम पॉइंट एट पॉइंट ई। उसके बाद जो है वो क्या लिखा हुआ है कि this has been shown by shift of budget line from AB to AC. Now the substitution effect shifts the consumer from E to S. Um, since the orange has assumed an inferior good, there is a fall in its quantity demand of Q2 to Q1, Q2 से Q1 की तरफ हमारी फॉल इन प्राइस दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमारा प्राइस इफेक्ट हो गया। प्राइस इफेक्ट क्या हो रहा है, मतलब फॉल इन प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस इफेक्ट जब भी होगा ना जब प्राइस या तो बढ़ेगी या कम होगी। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि जब सब्सटीट्यूट या हम लोगों की इनकम वगैरह इंक्रीज हो तो हम लोग सब्सटीट्यूट की तरफ चले जाएं, तो डेट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखा जाए थोड़ा सा ये मैस हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारी पहले इनिशियल बजट लाइन ये थी, एंड देन जो है हमारा गुड एक्स जो है वो हमारे हमारे इन्फीरियर गुड्स थे। ऑरेंज हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं गुड एक्स। तो ये इन्फीरियर गुड है, और जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हम लोगों ने ये परचेज करना छोड़ दिया। और हमारी जो इनिशियल लाइन थी बजट लाइन उसके अंदर हमारा एक पॉइंट एस हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बना, और एक हमारा जो है वो पॉइंट टी बना, जो कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें शो कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जैसी प्राइस जो है वो कम हुई तो हमारा Q2 से Q1 की तरफ चला गया, और ये हमारा इनकम इफेक्ट इनकम ये प्राइस ओवरऑल इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट यहाँ से लेके जैसी हमारी प्राइस इनकम चेंज हुई तो हमारे यहाँ ये नया एक इनकम इफेक्ट शो किया, और इस तरह जो है हमारी ये कर्व्स बन गए। तो होपफुली ये वाली बात भी आप लोगों को समझ आ रही होगी कि यहाँ हो क्या रहा है। और यहाँ पे क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ज़्यादा मतलब लंबा भी है और मिक्सअप सा हुआ है, तो इसलिए मैंने आसान ज़बान में आप लोगों को ये वाली बात समझा दी है कि यहाँ हो क्या रहा है विद अ फॉल इन प्राइस। फिर भी मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा पढ़ देती हूँ शुरू से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हियर द इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सपोज consumer with a certain given price income situation initially in equilibrium point and s located and indifferent के IC1। यहाँ से हमारा जो है वो गिवन प्राइस इनकम सिचुएशन इनिशियली A टू B हमारी नॉर्मल इनकम बन रही थी, और उसका जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो S था, और IC1 हमारा डिफरेंस कर्व बन रहा था है। बजट लाइन हमारी AB थी विद फॉल इन प्राइस ऑफ X। हमारा फॉल इन प्राइस इन X है जो कि डिफरेंट गुड है। उससे क्या हो रहा है कि और हमारा जो Y है वो सुपीरियर गुड है। तो उसके फॉल होने से हमें क्या हुआ कि ही मूव फ्रॉम पॉइंट एस टू पॉइंट आर की तरफ चला गया, जैसे हमारा गुड एक्स जो है वो मूव हुआ।
और फिर उसके बाद एक नई बजट लाइन आई हमारी जो कि A to C तक थी विद अ फॉल इन प्राइस। द कंज्यूमर बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम AB to AC। फॉर प्राइस फॉल हुई तो हमारी बजट लाइन भी चेंज हो गई क्योंकि इनकम भी साथ साथ इंक्रीज एंड कंज्यूमर रिड्यूस इट्स कंजप्शन ऑफ गुड्स एक्स। तो गुड्स एक्स की हमने कंजप्शन कम कर दी। दिस इज द नेट इफेक्ट ऑफ एन नेगेटिव इनकम इफेक्ट which is equal to Q3 and Q1। Q3 से Q1 तक हमारा एक प्राइस इफेक्ट या इनकम इफेक्ट दिख रहा है जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट है। दिस इज अ नेट इफेक्ट ऑफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट which is equal to Q3 and Q1 distance। The income effect induces consumer to buy less of the good X, but the substitution effect which is equal to Q2 and Q3 distance हमारा जो Q2 एंड Q3 है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक SE मैंने जो लिखा है, इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ द गुड वाई। हम लोगों को गुड वाई हम लोग फिर वो ज़्यादा बाय कर सकते हैं। फिर वही बात रिपीट हुई थी कि सिंस नेगेटिव effect is Q3 and Q1 and the substitution effect is greater than the negative income effect is greater than the substitution effect। The net effect is Q1 and Q2। ये हमारा net effect है। और the quantity of different goods varies directly with the price। जो हमारी quantity of goods है वो varies with the price कर रही है, मतलब जैसे जैसे price बढ़ रही है तो उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है या तो वो कम ज़्यादा हो रही है। और हमारी सब्स्टिट्यूशन एंड देन हमारी शिफ्टिंग साथ साथ चल रही है। तो फुल ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, बस हमारी डिफरेंट गुड्स की बात हो रही है, नॉर्मल इन्फीरियर सुपीरियर। तो उसके अंदर किस तरह से हमारा डीलिंग होगी कर्व्स वगैरह की और IC2 कर्व किस डायरेक्शन में जाएगा, बस ये समझने वाली बात है, वरना चीज़ें सारी सेम ही है। उसके बाद हम लोग एक नए आज सेकंड टॉपिक जो है आज का वो देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं ये क्या होता है और फिर उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक करेंगे और फिर अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। तो इसके अंदर तो टोटल एवरेज एंड मार्जिन लिया, आप लोगों को याद होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। वैसे हम ओवरऑल पढ़ते रहते थे, अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी पढ़ा था हमने। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास शेड्यूल्स एंड स्केजुअल ये शेड्यूल्स आए जिसके अंदर हमने टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं हो रहा था कि हम होता क्या है ये। तो फिर मैंने ये एक अलग से टॉपिक बना के यहाँ रखा है और इसका इफेक्ट क्या होता है ये भी मैंने इसका बनाया है। तो अभी हम देखते हैं जल्दी से कि क्या होती है ये। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट frequently used by economists in relation of product और आउटपुट। किसी भी प्रोडक्ट या आउटपुट की बात कर रहे हैं या कॉस्ट की या रेवेन्यू या इनकम की, तो उसके अंदर हमारी ये तीन चीज़ें हमेशा आती हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो क्या होती है टोटल प्रोडक्ट? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर कैपिटल वगैरह ये सारी चीज़ें विच इज़ ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इन लोगों को गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स देते हैं, वो उस पर प्रोडक्शन करते हैं। तो वो जो जितना जो है वो टोटल अपने मैन्युफैक्चरिंग या सारे मिल की चीज़ें बनाते हैं उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी लिखिए। सपोज अ फर्म ऑब्टेन 300 yards of cloth by utilizing 5 workers in one day। This will be the total product of 5 workers। अब 300 आपने ऑब्टेन करने हैं, एक आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे दें कि आपने रोज इतने यूनिट्स बनाने हैं। तो इतने यूनिट्स जब हमारे वर्कर्स ने बना लिए और 5 वर्कर्स साथ मिलके काम कर रहे हैं एक दिन में, तो जो ये 300 yards ऑफ कॉटन बना रहे हैं, क्लॉथ बना रहे हैं, तो ये जो हाँ इन लोगों ने सबने मिलके ये 300 यार्ड बनाए, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। बड़ा ही इजी से कॉन्सेप्ट है। वो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द टोटल प्रोडक्ट ऑफ these यूनिट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। इन दोनों को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 300 डिवाइड बाय 5, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे एक लेबर ने कितना बनाया। ये भी बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है कि एवरेज
कितना एक हमारे यूनिट्स बने हैं और किसने, फिर किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड या कैपिटल ने कितने एवरेज बनाया, कितने एक पर्टिकुलर पर्सन ने प्रोडक्शन की। तो डेट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशनल आउटपुट। अब हमने दिया 300 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ बनाने के लिए, और हमने रॉ मटेरियल क्योंकि ज़्यादा हमेशा देते हैं कि कम ना पड़े, तो हमने ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया अपने लेबर्स को। और उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एडिशनल भी कुछ लेबर्स जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उन्होंने क्या किया कि एक्स्ट्रा भी बना लिया। मतलब बोला हमने 300 बना, उन्होंने 420 लिया। तो जो उन्होंने एक्स्ट्रा बनाए हैं ना 300 से ज़्यादा, 120 जो उन्होंने ज़्यादा बनाए, डेट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्राज में बनाया है। तो ये एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि 120 ईयर जो उसने बनाया है वो हमारा एडिशनल था। मतलब हमने बना, रिक्वायर्ड हमारे 3 थे, लेकिन हमारे एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज में ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो वर्कर्स आपस में एक चैलेंज लेते हैं कि कौन एडिशनल सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन कर पाएगा। तो वो लोग आपस में चैलेंज लेके एक रेस ही लगा रहे होते हैं कि मैं ज़्यादा बनाता हूँ ये या ये। तो वो लोग एडिशनल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा होता है और वो उनको भी आपस में एक अच्छा वो रहता है, और प्रोडक्शन भी साथ साथ हो रही होती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। तो इसी तरह यहाँ इसी यही वाली कुछ बात हो रही है कि वो लोग एक्स्ट्राज में प्रोडक्शन करते हैं। तो डेट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके हम शेड्यूल देख लेते हैं कि रिलेशनशिप कैसे बन रहा है। तो लेबर हमने 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट हमारी 8 हुई। नो मार्जिनल प्रोडक्ट, नो एवरेज प्रोडक्ट। फिर उसके बाद सेकंड हमने लगाया, तो क्योंकि एवरेज इसलिए नहीं, क्योंकि हमें पता है एक ने लगा एक एक लेबर था तो ऑब्वियसली उसने 8 ही प्रोडक्शन की होगी। अब क्योंकि 2 आ गए हैं तो हमें डिवाइड करके पता लगाना पड़ेगा कि एक ने कितना बनाया। तो एक लेबर ने 10 बनाया और दूसरे लेबर ने भी 10 बनाया, तो दोनों का मिला के एवरेज जो है वो 20 टोटल बन गया। और एवरेज एक बंदे ने 10 बनाया, ठीक है। एंड देन जब हमने थर्ड हायर किया तो प्रोडक्शन टोटल हमारी 36 हुई। और हमने देखा कि थर्ड 3 लेबर्स ने हमें जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं या वेजेस पे हैं, तो वेजेस हमारी कुछ कंपनीज में ऐसा होता है डिपेंड कर रही होती है कि हमारी कितनी प्रोडक्शन की है, कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट साइन किए हुए होते हैं उन्होंने। तो अगर ज़्यादा जो ज़्यादा बनाता है उसको उस हिसाब से वेज मिलती है। तो इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं कि अगर टोटल इसने इतना बनाया है, लेबर ने इतना, तो अगर 3 में डिवाइड किया जाए तो कितना कितना एवरेज दोनों ने बनाया, तीनों ने बनाया होगा तो 12 फिर तीनों ने बनाया है, जैसे प्लस करेंगे तो 36 बनेगा। तो ये होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। इस तरह हमने लेबर बढ़ाते चले गए और हमारी एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ती चली गई। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि अम, हमारा जो है वो 8 से हमारी, जो हमारे नॉर्मल एक लेबर ने पहले बढ़ाया था, मतलब हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट माइनस एवरेज प्रोडक्ट, तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट निकल आएगी कि एडिशनली क्या है, एडिशनल आउटपुट कितना बना, मतलब एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हुई। और मतलब 20 से जो 36 में आए हैं हम, उसके अंदर 16 हमारी एडिशनल प्रोडक्शन हुई है। फिर हम लोगों ने टोटल माइनस एवरेज किया। तो ये भी आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, वरना वैसे अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो हमारी पहले प्रोडक्शन 8 हो रही थी, फिर हमने उसके अंदर लेबर बढ़ाए तो उससे क्या हुआ, एक लेबर 8 प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, 8 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था। अब हमने जब 2 लेबर्स किए तो एक लेबर ही 10 वर्क कर रहे हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो और ओवरऑल अगर माइनस करें दोनों को तो 12 क्या कहते हैं हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट होगी। क्योंकि हम लोग पहले 8 बना रहे थे, प्रोडक्शन 8 हो रही थी यूनिट्स की, अब जो है 20 हो रहे हैं। तो जितने यूनिट्स बढ़ते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी एडिशनल, मतलब पहले हमने 30 किए थे अब 40 कर दी, तो हमारी 10 हमारी एडिशनल हमने बनाए ना। तो ओवरऑल इसलिए हम मार्जिनली एडिशनल कहते हैं। फिर इसके थोड़े से एमसीक्यू वाले मैंने यहाँ चीज़ें लिख दी हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। हेयर वी टेकिंग डिफरेंट नोट्स ऑफ लेबर वे अप्लाई बाय फर्म वन बाय वन वीविंग मशीन, total increase as much as units are increased.
In the beginning, the total product increase at the factor rate, by later as slower rate. When average product increase in minor product is greater than average product. तो यहाँ आप देख रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारी यहाँ 10 एवरेज, तो यहाँ मार्जिनल 12 है। ये 12 फिर ये 16 हो गई, फिर यहाँ इक्वल हो गई, फिर यहाँ पे लेस देन एवरेज हो गई, और फिर ये भी यहाँ पे भी लेस देन एवरेज हो गई। तो यही बात लिखी है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस marginal product is less than average product, when average product maximum marginal is equal to average product, जो कि यहाँ दिख रहा होगा इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है कि हमारे मार्जिनल एंड एवरेज का, हमारा एवरेज प्रोडक्शन हमने कुछ इस तरह से की, और हमारे जो एडिशनल है वो हम लोग ये कर्व हमारा मार्जिनल या एडिशनल प्रोडक्शन का हो रहा है। तो इन दोनों से मिलके जो हमारी प्रोडक्शन हम कहते हैं, वो हमारी इस तरह से कोई कर्व बनता है, क्योंकि हम इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। पहले यहाँ होगा ए 1 लेबर, फिर 2 लेबर, फिर 3 4 5 6 7 8, इस तरह बढ़ते बढ़ते हमारा कर्व जो है वो प्रोडक्शन का भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हमारा टोटल प्रोडक्शन का कर्व इंक्रीज हो रहा है। और फिर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि एवरेज प्रोडक्ट कम होने लगी और टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम होने लगी, इसलिए ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने प्रॉपरली इसको नहीं लिखा, क्योंकि ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखते। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी फिर प्रॉपरली स्केलिंग वगैरह कर लूँगी, तो हम लोग ऐसे समझ लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को फुली क्लियर हो गया होगा कि ये होता किस तरह था, जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ये अब आप लोगों को और क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ है ये एक लास्ट हमारा आज का टॉपिक है, फिर हम लोगों का माइक्रो जो है हमारा इंशाल्लाह आज कवर हो जाएगा, और फिर मैक्रो हमारा रह जाएगा। उसके भी 3 4 टॉपिक्स हैं और 3 4 क्लासेस हैं, तो वो भी इंशाल्लाह फिर हमारा इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो आज का हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आगे बड़ा काम आएगी अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर। कॉस्टिंग वगैरह अगर आप लोग आईसीएमए वगैरह के स्टूडेंट हैं, और अगर आप लोगों ने नए नए स्टार्ट किए, तो ये हेल्पफुल है। सीए के अंदर भी अगर कॉस्टिंग वगैरह होती है तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, और हम लोग ताकि बेसिकली हमारी स्ट्रांग रहे, तो हमें आगे भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर ओएनए लेवल से हैं आप लोग, और आप लोग का सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, तो उसमें भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया होगा। तो उसके अंदर भी आप लोग देखेंगे क्या होता है। आइए हम देखते हैं, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन अ फर्म डिसाइडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, it incurs certain expenses, i.e. money expenses on the installation of plant and machinery, or purchase of raw material, payment of wages. These are the total money expenses of the firm in order to attract different factor of production into business. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ा ही मजे की चीज है कि जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम लोग बहुत सारे मनी एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे हम लोग प्लांट एंड बड़े बड़े प्लांट्स और मशीनरीज ला के हम लोग अपने इंस्टॉल करते हैं अपनी कंपनी में, रॉ मटेरियल लेके आते हैं ताकि हमारे प्रोडक्शन स्टार्ट हो। फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए लेबर को हम लोग हायर करते हैं और वेजेस वगैरह की पेमेंट करते हैं। तो ये हमारे टोटल मनी एक्सपेंसेस होते हैं, ताकि हम लोग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग जो है वो अट्रैक्ट कर सकें अपने बिजनेस के अंदर। तो क्या क्या होते हैं, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरीज, और हमारी जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेंट ऑन बिल्डिंग, और डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर। ये सारे नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक्सपेंसेस ऑफ मार्केटिंग, पेमेंट, टैक्सेस, cost of production not only include payment made for goods and services bought and paid, but also included value of goods and services, goodwill जिसे हम कहते हैं, ठीक है, resources owned by a firm। तो ये सारे expenses जो हमारे
बिजनेस के स्टार्ट करने पे यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट जो हम लोगों का पेमेंट करनी होती है, रेंट हमें पे करना होता है, और डेप्रिसिएशन हमें बिल्डिंग वगैरह मशीनरी के ऊपर देते हैं हम लोग, प्रॉफिट इंटरप्रेन्योर के साथ हम लोग शेयर करते हैं। ये सारी कॉस्ट जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मनी कॉस्ट देखते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहले फिक्स्ड और ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है ये देखते हैं। फिक्स्ड और सप्लीमेंट्री और ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और सप्लीमेंट्री और ओवरहेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो कि चेंज नहीं होती। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, रेंट या फिर हमारी रेंट जो हम लोग देते हैं, चाहे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें या कम करें, उससे हमारी उसको कोई असर नहीं होगा। हमारी जो है वो रेंट के अंदर अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या रेंट हमारा इंक्रीज होगा? नहीं। या डिक्रीज होगा? नहीं। अगर रेंट हमेशा उतना ही रहता है जितना है, या फिर हमारे लाइन रेंट जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है, चाहे हम लोगों ने यूज की हो इलेक्ट्रिसिटी या ना की हो, तो वो हमें पे करना पड़ता है। डेट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो है वो हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट भी नहीं होता। सैलरीज और वेजेस हम लोग ज़्यादा अगर हम लोग करें प्रोडक्शन, वो भी चेंज नहीं होती है। अलाउंसेस हो गए। डेप्रिसिएशन की अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों का एक स्ट्रेट हमारा अमाउंट निकल जाता है। डेप्रिसिएशन अलाउंस पे या पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस का भी सेम ही जाते हैं, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो। प्राइम कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि वो चेंज होती रहती है आउटपुट के जनरेट होने से ही। जैसे रॉ मटेरियल हमने ज्यादा परचेज किया या कम परचेज किया तो हम लोगों का वो वेरी करता है हमारी, और डिपेंड करता है कि हमने कितना परचेज किया। उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमारा वेरिएट करता है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रही है, ज़्यादा मशीनरीज यूज़ हो रही हैं कंपनी के अंदर, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्रीज होगा। फिर हमने लेबर और हायर किए तो वो लेबर जितने इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें और वेजेस देनी पड़ेंगी, तो वो भी वेरिएट होगा। फिर हमारी इंक्रीज हो जाएगा, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा हमने रॉ मटेरियल मंगवाया, जैसे पीक सीजन है अगर किसी चीज़ का, तो हम लोग कहेंगे कि वो ज़्यादा हमारी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगी। और मार्केट के अंदर जो हमारे फिनिश गुड सप्लाई किए जाएंगे तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे। तो इस तरह से जैसे कोई भी चीज़ की अगर पीक सीजन होता है, जैसे अगर विंटर के अंदर हम स्वेटर्स वगैरह की बात करें, तो जो पीक हमारी सर्दियां होती है दिसंबर जनवरी के अंदर, या मार्च जनवरी फरवरी में, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी पीक पे होते हैं स्वेटर्स वगैरह, वो जो सर्द इलाके होते हैं जिसके अंदर बर्फ वगैरह पड़ती है, तो उसमें इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो उसके साथ साथ हम लोग फिर ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ज़्यादा लेबर को हायर कर लेते हैं उन मंथ्स के अंदर, ताकि क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी डिमांड भी ज़्यादा होती है स्वेटर्स या और भी जैसे जैकेट्स वगैरह उन चीज़ों की। तो इस तरह हमारी वेरिएट हो रही होती है प्रोडक्शन पे। जैसे ही सीज़न कम होता है तो हमारी लेबर हम लोग फिर कम कर देते हैं, हम लोग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो जाते हैं। तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं? वेजेस हो गई, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल के जो हम लोग चार्जेस देते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। टोटल कॉस्ट क्या होती है कि हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। जो जितना भी हमारा लाइन रेंट वगैरह आया हम लोग वो ऐड करेंगे, और उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट जो हमने लेबर एक्स्ट्रा चार्ज किए या हमने ज़्यादा मशीन अपनी यूज़ की फैक्ट्री की, तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो फुल ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि हम लोग इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, तो ये बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है मुश्किल। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती हैं? मनी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सोर्सेज, वो देख लेते हैं। देन हम लोग अपनी क्लास जो है वो वाइंड अप करेंगे। तो क्या एक्सपेंसेस कॉस्ट आर पेड आउट कॉस्ट। दीज आर मनी एक्सपेंसेस विच फर्म हैज टू पे टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स को जो हम पे करते हैं
वो कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, मतलब बाहर के लोगों का हम लोग जो पे कर रहे होते हैं। और इम्प्लिसिट इसका रेप्लिका है, मतलब अंदर जो हमारे लोग होते हैं और जो हम लोग उसको पे कर रहे होते हैं सेल्फ ओन लोगों को या एम्प्लॉयज को, वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। उसको भी अभी हम देखते हैं डिटेल में। तो इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। वेजेस एंड सैलरीज, अब लेबर जो है वो एग्रीमेंट पे यूजुअली आते हैं, कुछ मंथ्स या कुछ इयर्स का उनका एग्रीमेंट होता है, फिर वो लोग चले जाते हैं, तो वो आउटसाइडर्स ही होते हैं। रॉ मटेरियल हम लोग जिससे परचेज करते हैं, जो सप्लायर होता है हमारा, वो भी आउटसाइडर होता है। अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन जिससे हम करवाते हैं वो भी आउटसाइडर होते हैं, जिससे हम फ्यूल या गैस या पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, और वो भी हमारा आउटसाइडर होता है। इंश्योरेंस कंपनी हमारी आउटसाइडर है। हमने जिससे लोन्स और इंटरेस्ट या इस टाइप की चीजें ली हुई हैं, वो भी हमारा आउटसाइडर होता है। जिससे रेंट वगैरह हमें देते हैं वो भी आउटसाइडर है। तो ये सारे जो लोग हैं ये आउटसाइडर्स कहलाते हैं कंपनी के लिए। अच्छा, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? हिडन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमने ऊपर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फर्म सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। अच्छा, कुछ फर्म जो हैं वो ये भी करती हैं, जैसे मैं ओनर हूँ अपनी कंपनी की, तो मैंने अपने आप को ही सीईओ भी बना लिया। मैं अपना जैसे मेरी फील्ड, मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरी फील्ड मैं उस अपनी एक फील्ड के अंदर जो है वो अपना हेड भी बन गई, और साथ साथ मैं अपना सीएफओ भी हूँ और ओनर भी हूँ। तो कुछ ओनर्स क्या करते हैं, जो कि वो होते हैं अपनी फर्म्स के अंदर अपने आप को सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट अपने आप को दे देते हैं। अगर इस तरफ भी होता है, जैसे अगर अवेलेबल ना हो कि हमारी फर्म के अंदर वो मैनेजर्स या फिर हेड्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को खुद ही अपने आप को वो बना लेते हैं मैनेजर या वो, तो अपने आप को भी कि एज अ मैनेजर अपने आप को भी सैलरी वगैरह उसका भी हम लोग वो यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वो करेंगे, तो हमारी जो हम लोग एज अ मैनेजर का रोल प्ले करें तो उसके ऊपर भी हमारी एक कॉस्ट जाती है, दैट इज कॉल्ड हिडन या अपॉर्चुनिटी या इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि हम लोग अपने आप को भी, क्योंकि हम लोग दे रहे होते हैं, जो ओनर अपने आप को ही सैलरी दे रहा होता है। क्योंकि एज ए आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर चीज, या अगर आप टैक्सेशन सर्विसेज के अंदर हैं और उसकी आप लोग सर्विसेज आप दे रहे हैं, और आप उसके मैनेजर हैं और आप ओनर भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सैलरी या कुछ नहीं देंगे। आपकी वो जो टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है वो यही है कि आप उस फर्म के ओनर तो हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप उसके अंदर एज अ मैनेजर का रोल भी प्ले करें, तो वो रिवॉर्ड अपने आप को, वो आप अपनी सैलरी अपने आप को देंगे एज वर्किंग एज अ मैनेजर, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के ऊपर। तो वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, जो हिडन कॉस्ट है, क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप अपने आप को भी पे करेंगे, तो वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी, वर्किंग एज अ मैनेजर। और इसके दो ना तीन ये चार जो है वो डिफरेंट नेम्स होते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट is also called hidden cost or opportunity cost or imputed cost। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सैलरी ऑफ द ओनर वर्किंग एज अ मैनेजर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द ओनर बाय हिज ओन कार, तो ये इसकी दो एग्जांपल्स थी कि व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी, या फिर हमारी जो है वो हिडन कॉस्ट। और क्या है? रेंट ऑफ लैंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द फर्म, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ entrepreneur, depreciation charges, so is the total cost of the firm according to the nature are total sum of explicit plus implicit cost। एक है हमारी नेचर ऑफ सोर्सेज, मनी कॉस्ट दो टाइप्स की हैं, एक तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी, और दूसरी क्या है? नेचर ऑफ सोर्सेज, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये दो हमारी कॉस्ट थी, और ये बड़ा इजी सा टॉपिक था।
तो फुली आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी, और सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि क्या क्या हमने आज कवर किया। और हमने दो इजी और एक लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया था वो हमने कवर किया था। तो यहाँ पे हमारा माइक्रो का सेक्शन कवर होता है। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैक्रो से स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम लोग उसके अंदर नए और मज़े मज़े की चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्रो जो है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा होती है और उसके अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है वो कम होते हैं। माइक्रो के अंदर जो है वो शेड्यूल्स एंड डायग्राम्स और पूरी पूरी चीज़ें होती हैं, तो आपको प्रॉपरली उसको देखना पड़ता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है तो सब कुछ मिस हो जाता है। तो इसलिए अब हम लोग इंशाल्लाह फिर मैक्रो में करेंगे। हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो सेशन जो है वो एंडिंग पे है। इंशाल्लाह इस वीक या नेक्स्ट वीक तक ये एंड हो जाएगा। तो फिर हम लोग जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स का भी हम लोग देखते हैं, और फिर जो है उसकी भी क्लासेस अपलोड करते हैं यूट्यूब एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो यहाँ पे हमारा मैक्रो माइक्रो का टॉपिक भी कवर हुआ, और यहाँ हमारी क्लास भी वाइंड अप हुई। दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Be स्टडी अब से आई एम warming off. See you in another session. Allah Hafiz.